हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्नर। सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आज हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में एंड उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं एग्ज़ाम में या आगे चल के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और भारत की नदियाँ ये इंडियन ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हम ध्यान से समझेंगे। और प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखना ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आएँ और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट ना रहे और आपको ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े ये टॉपिक कभी भी अपनी लाइफ में, अगर आप इसको एक बार ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन नदियों के बारे में पढ़ने से पहले आपको इंडियन मैप के बारे में थोड़ा जानकारी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंडियन मैप को पढ़ेंगे। ओके, इंडियन मैप में मुझे क्या क्या चीज़ें बतानी है आपको। एक कि बंगाल की खाड़ी का लोकेशन क्या है, एक अरब सागर का लोकेशन क्या है, और एक ये हिमालयन बेल्ट, ये कहलाता है पूरा हिमालयन बेल्ट। आपको ये दो तीन चीज़ें समझ के रखनी पड़ेगी ताकि आपको नदियों के बारे में पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को यही नहीं पता होता कि बंगाल की खाड़ी कहाँ है और अरब सागर कहाँ है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी इधर साइड अरब सागर कर देते हैं, इधर बंगाल की खाड़ी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ओके, और तो भारत में मुख्यतः दो तरह की नदियाँ पाई जाती हैं, एक हिमालयन नदी और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो क्या दोनों में डिफरेंस है हिमालयन नदी और प्रायद्वीपीय नदियों में? हिमालयन नदियाँ वो नदियाँ होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं या हिमालयी क्षेत्र से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ वो नदियाँ जिनमें जल भराव जो है वो वर्षा की वजह से होता है। और हिमालयन नदियों में कहाँ से होता है जल भराव? हिमालयन नदियों में ग्लेशियर जो होते हैं वो ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से वो नदियों में पानी आता है। ठीक है, यही कारण है कि गंगा नदी में या जितनी भी हिमालयन नदियाँ हैं इनमें गर्मी के दिनों में पानी का स्तर और बढ़ जाता है, और बाकी जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इनमें गर्मियों के टाइम पे पानी का स्तर कम हो जाता है, क्योंकि ये वर्षा के जल पे डिपेंड होती हैं। और हिमालयन नदियाँ कैसी होती हैं? ग्लेशियर पिघलने की वजह से इनका पानी का स्तर बढ़ता है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। ध्यान रखना आप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का लोकेशन। ठीक है, और यहाँ पे खंभात की खाड़ी है, इसका लोकेशन भी आप ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि 90% जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और आपका खंभात की खाड़ी पे गिरती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग सबसे पहली नदी के बारे में। सबसे पहली नदी है हमारी ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, और इसके संबंधित आपको एक शहर का नाम याद रखना होगा, गुवाहाटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब आइए इसको मैप में हम देखते हैं कि कहाँ पे है मानसरोवर झील। ये आप देख पा रहे होंगे मानसरोवर झील आपको दिख रही होगी। ये मानसरोवर झील तिब्बत में पड़ता है, तिब्बत में आती है मानसरोवर झील, और यहीं से कई सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि सिंधु नदी हो गई, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। ये कई सारी नदियाँ ऐसी हैं जो मानसरोवर झील से निकलती हैं। ओके, तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकल के असम अरुणाचल प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, और ये यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा नदी से मिलती है, गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का संगम होता है तो ये मेघना नाम से जो है तो आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किस नाम से? मेघना नाम से। ठीक है, ये लिखा हुआ है मेघना, इसी नाम से आगे जाके गिरती है। ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र, और फिर मेघना नाम से ये नदी दोनों एक नदियाँ होके आगे निकलती हैं। ओके, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो आगे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला, बांग्ला भाषा में जमुना के नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र जो है वो पश्चिम बंगाल में जमुना के नाम से जानी जाती है, या बांग्ला भाषा में जमुना कहते हैं उसको। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी को। इसके कई सारे नाम हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं नदियाँ। तो ऐसे चीन में इसे लू स्यांग पू चियांग कहते हैं। ये आप थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा टफ सा वर्ड है लेकिन आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है तिब्बत में इसे स्यांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं तिब्बत में? तिब्बत में स्यांगपो कहते हैं, स्यांगपो। बस अब इतना याद रखना कि तिब्बत में स्यांगपो कहते हैं। मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्यांगपो लिखा हुआ है, ये स्यांगपो या सांपो। ठीक है, आप ध्यान रखना, ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को ही लिखा गया है। ठीक है, तो तिब्बत में क्या बोलते हैं? स्यांगपो।
और मध्य और दक्षिण एशिया की प्रमुख नदी है कहलाती है, ठीक है, ये हमें पता है कि मध्य और दक्षिण एशिया की प्रमुख नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी। और अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र देहांग के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को देहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अलग अलग स्थान पे अलग अलग नदियों को अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। कभी कभी पूछ लेता है कि अरुणाचल प्रदेश में बताओ देहांग नदी किस नदी को कहा जाता है, ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में जमुना हमने बता दिया, ऊपर ही हमने चर्चा करी थी कि बांग्ला भाषा में इसे जमुना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। अभी मैंने आपसे कहा कि जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती हैं उसके बाद ये मेघना नाम से आगे बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी भी मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील मैंने आपको दिखा दिया है और अरब सागर में जाके गिरती है। आइए एक बार मैप में दिखा देता हूँ फिर से। ये सिंधु नदी है हमारी, यहाँ मानसरोवर से ही निकलती है और ये इस डायरेक्शन पे जाते हुए अरब सागर में गिरती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र इस डायरेक्शन पे गई थी बंगाल की खाड़ी में, और सिंधु नदी जो है वो इस दिशा में, विपरीत दिशा में, ब्रह्मपुत्र के विपरीत दिशा में और अरब सागर में जाके गिरती है, ठीक है। ये अरब सागर वाला एरिया है और ये बंगाल की खाड़ी वाला एरिया, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ हम और आगे पढ़ेंगे। और एक जगह है पंजाब, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से भी होकर गुजरती है और सिंधु नदी, और सिंधु नदी जो है इसका ज़्यादातर भाग पाकिस्तान में है। ये आप देख पा रहे होंगे मैप में, इसका ज़्यादातर भाग जो है ये पाकिस्तान में, ये पूरा एरिया पाकिस्तान वाला है। और सिंधु नदी जो है वो पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी है, ठीक है, नेशनल रिवर है पाकिस्तान की, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी के बारे में, सिंधु नदी को इंडस रिवर भी कहते हैं, ठीक है, और एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है ये, ठीक है। यह पाकिस्तान, भारत और चीन, पाकिस्तान, भारत और चीन तीनों स्थान से निकलती है, मतलब गुजरती है, ठीक है, और बाद में जाके अरब सागर में गिर जाती है, मतलब मिल जाती है समुद्र में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इसका ज़्यादातर भाग पाकिस्तान में है और ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी है। ये हमने चर्चा इसके बारे में कर ली है पहले ही। अगली नदी देखते हैं, गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी भी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब कहाँ से निकलती है गंगा नदी? तो गंगा नदी जो है वो, आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है भागीरथी और अलकनंदा संगम स्थल देवप्रयाग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गंगा नदी जो है वो अलग अलग नाम से दो नदियां मिल के आती हैं और संगम उनका जहाँ पे होता है उसके बाद वो गंगा के नाम से जानी जाती हैं। कौन कौन सी अलग अलग नदी? दो अलग अलग नदियां हैं, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों अलग अलग नदियां हैं, और जब इन दोनों का संगम होता है, जब ये दोनों नदियां मिलती हैं, तब एक नदी यहाँ से निकलती है, और वो नदी कौन सी है? वो नदी है गंगा नदी, ठीक है, दोनों नदियों के मिलने के बाद। और ये कहाँ से निकलती है? ये देवप्रयाग स्थान है एक उत्तराखंड में, वहीं पे दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं। एक नदी दूसरे तरफ से, एक नदी दूसरे तरफ से आती है, दोनों नदियाँ देवप्रयाग में मिलती हैं और यहाँ से एक नदी होके बहती है गंगा के नाम से, और जो कि बाद में जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे, थोड़ा देखिए आगे। तो यहाँ पे देखिए, गोमुख एक स्थान है, गोमुख ये उत्तराखंड में है स्थान गोमुख। यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है, और गंगोत्री एक ग्लेशियर है, वहाँ से आपका अलकनंदा नदी निकलती है। दोनों नदियाँ जब देवप्रयाग में आती हैं और उनका संगम होता है, तो वहाँ से फिर वो गंगा के नाम से निकलती हैं और भारत के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा और चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। तो आप देखिए, तो यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हमने ये बात पहले ही बता दी है आपको। और उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक ये नदी जाती है। तो उत्तराखंड में इसका उद्गम स्थल है और बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है, जहाँ ये नदी जाके समुद्र से मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यमुना, सोन, महानंदा, महाकाली, कोसी, गंडक सहायक नदियां हैं। ये सारी गंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां तो गंगा नदी की बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने इनको क्यों शामिल किया है? क्योंकि ये
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं गंगा की सहायक नदी, और इन्हीं के बारे में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए यमुना नदी किसकी सहायक नदी है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है, महानंदा किसकी सहायक है, महाकाली, कोसी, गंडक, ये सब गंगा नदी की सहायक नदी हैं। आप ध्यान रखिएगा। जिसमें से यमुना के बारे में आपको एक टॉपिक, एक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कैसी है? सबसे बड़ी सहायक नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा नदी की। कौन सी? यमुना नदी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, मीठे पानी वाले दुर्लभ डॉल्फिन भी पाए जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि गंगा नदी में डॉल्फिन पाए जाते हैं। तो गंगा नदी की स्पेशलिटी है कि वहाँ पे डॉल्फिन भी पाए जाते हैं। ठीक है, और एक ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। गंगा नदी के बारे में आपने सुना होगा कि गंगा नदी का पानी कभी भी ख़राब नहीं होता, चाहे उसको आप कितने भी साल तक रख दीजिए, कभी वो भी पानी ख़राब नहीं होता। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि उस पर बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस होता है, विषाणु होता है। वो क्या करता है, बाकी जो दूसरे जीवाणु होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं जो पानी को ख़राब करते हैं, उनको ये नष्ट कर देता है। ठीक है, बाकी जो जीवाणु होते हैं उनको, और सूक्ष्म जीवों को, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं जो पानी को ख़राब कर देते हैं, उनको ये नष्ट कर देता है। इसी वजह से गंगा का पानी जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सा विषाणु होता है? बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होता है जो कि पानी को ख़राब नहीं होने देता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, जहाँ पे मैंने आपको भी ऊपर चर्चा की थी कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलती हैं और फिर मेघना के नाम से बहती हैं, तो वहीं पे बांग्लादेश में गंगा पद्मा के नाम से जानी जाती है। और पद्मा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, दोनों मिलती हैं और मेघना के नाम से फिर आगे बहती हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। गंगा नदी का पद्मा और आपके ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? वो दोनों जो मिलती हैं तो वहाँ से मेघना के नाम से जानी जाती हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग स्थान पे क्या कहते हैं वो हमने ऊपर चर्चा कर ली है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देवप्रयाग में अलकनंदा गंगोत्री से, ये जो मैंने आपको बताई बात कि अलकनंदा गंगोत्री से निकलती है और भागीरथी गोमुख से निकलती है, और दोनों का संगम होता है कहाँ? देवप्रयाग में संगम होता है, यहीं से गंगा के नाम से बहती हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ के चलना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं सतलुज नदी। सतलुज नदी मानसरोवर झील से निकलती है। ये भी सतलुज नदी भी निकलती है मानसरोवर झील के समीप। राकसताल एक झील है, वहाँ से निकलती है ये, और चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, और पंजाब के एरिया इसके तट के आसपास है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती है और चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, और इस पर और आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे घाघरा नदी। घाघरा नदी कहाँ पे है? ये मातसातुंग हिमानी से निकलती है और गंगा नदी में जाके मिल जाती है। इसमें भी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, बाकी और इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। ठीक है, आप थोड़ा सा इसका एरिया देख सकते हो, अयोध्या, फैजाबाद, सीतापुर, है ना, ये सब इसके इंपॉर्टेंट एरियाज़ है जहाँ से ये निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ पे? कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकलती है। कश्मीर के पास शेषनाग झील है एक, वहाँ से निकलती है, और जम्मू कश्मीर के पास, और चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको सारी इन नदियों को सारे मैप के थ्रू समझाऊंगा कहाँ पे कैसे क्या है। ठीक है, आप परेशान मत होइए, बस अभी देखते जाइए कि कहाँ से निकल रही, कहाँ जाके मिलती हैं। तो शेषनाग झील से निकलती है झेलम नदी और चिनाब में जाके मिल जाती है। ठीक है भाई, शेषनाग है, शेषनाग अगर किसी के सामने आ गया तो उसको झेलना मुश्किल हो जाएगा, तो ये आप ट्रिक भी बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ओके। फिर अगली नदी देखते हैं रावी नदी। रावी नदी का क्या है? रावी नदी कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप निकलती है और चिनाब नदी में जाके ये भी मिल जाती है। तो ये रोहतांग दर्रा कहाँ है? रोहतांग दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर के पास ही है, और ये नदी भी चिनाब नदी में जाके मिल जाती है, रावी नदी। ठीक है, अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा इस नदियों को, इन नदियों को। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप ये भी निकलती है और जाके सतलुज नदी में मिल जाती है। रोहतांग दर्रे के समीप निकलती है और सतलुज नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अब थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। ये देखिए सारी नदियों के बारे में जिनको मैंने अभी बताया था, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, इनका क्रम आप ध्यान रखिएगा। ये सारी नदियाँ यहीं से निकलती हैं जम्मू कश्मीर वाले एरिया से, और ये जाके कहाँ मिलती हैं? जाके ये सिंधु नदी से मिल जाती हैं। ठीक है, सिंधु नदी से सारी नदियाँ जाके ये मिल जाती है और फिर बाद में ये अरब सागर में जाके गिरती हैं पाकिस्तान होते हुए। ठीक है, इनका क्रम आप ध्यान रखिएगा। सबसे ऊपर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलुज। ठीक है,
इनका कभी कभी क्रम पूछ लेता है ऊपर से नीचे की कौन कौन से क्रम है, ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी है, यमुनोत्री ग्लेशियर है हिमालय में, वहाँ से निकलती है। बंदरपूंछ याद रखिएगा और यमुनोत्री ग्लेशियर याद रखिएगा। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, कोई भी पूछे तो यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है ना। वहाँ पे एक स्थान है बंदरपूंछ कहते हैं, उस जगह से निकलती है। और यमुना नदी के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य आप याद रखिएगा, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना नदी और गंगा नदी प्रयागराज इलाहाबाद में संगम में दोनों का मिलन होता है, दोनों नदियाँ मिलती हैं वहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे मिलती हैं? प्रयागराज इलाहाबाद, ठीक है, संगम वहाँ पे है, आप लोग गए भी होंगे, वहाँ पे ये नदियाँ मिलती हैं, यमुना और गंगा, और फिर यहाँ से आगे बढ़ती हैं, ठीक है, और फिर बाद में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, ठीक है। और हाँ, इसके किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? तो एक है दिल्ली और दूसरा है आगरा। दिल्ली और आगरा दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिल्ली और आगरा दोनों किस नदी के किनारे हैं? यमुना नदी के किनारे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड और तथ्य। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, हमने इसके बारे में बात की है। यमुनोत्री गढ़वाल नामक जगह से निकलती है, ठीक है, और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, सेंगर, छोटी सिंध, बेतवा और केन है। प्रमुख कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं यमुना नदी की? चंबल नदी है सबसे इम्पोर्टेंट, फिर सेंगर नदी है, छोटी सिंध है, बेतवा है, केन है। ये मैंने सिर्फ इसीलिए इनकी सहायक नदियाँ लिखी हैं, और वो भी कुछ कुछ की लिखी हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा पूछी जाती हैं। बाकी तो सैकड़ों सहायक नदियाँ होती हैं, हर नदी की छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, लेकिन उनको सबको लिखने और पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट करने का। इसलिए मैंने उन्हीं को लिखा है जो हमेशा एग्ज़ाम में आज तक आए हुए हैं या आगे आने की संभावना इनकी है, ठीक है। आगे देखते हैं रामगंगा। रामगंगा कहाँ निकलती है? रामगंगा नैनीताल के समीप निकलती है, हिम नदी से, ठीक है, और गंगा नदी में जाके मिल जाती है। गंगा नदी की सहायक नदी है रामगंगा, ठीक है ना। चलिए अगली है घग्गर नदी। घग्गर नदी कालका के समीप हिमालय से निकलती है, हिमालय से ये भी निकलती है, ठीक है, घग्गर नदी। और हनुमानगढ़ राजस्थान पे जाके ये गिरती है, ठीक है ना, वहाँ पे विलुप्त हो जाती है, ज़्यादा इसकी लंबाई नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और गंडक और कोसी दोनों नेपाल से ही निकलती हैं, नेपाल के समीप से निकलती हैं, और ये दोनों गंगा नदी की सहायक नदियाँ भी हैं। गंडक और कोसी दोनों को आप एक साथ ध्यान रखिएगा, नेपाल के एरिया से निकलती हैं, और दोनों नदी क्या है? गंगा की सहायक नदियाँ, ठीक है। और इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोसी के बारे में एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। कोसी के बारे में फैक्ट ये है जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बताइए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि कोसी नदी की वजह से बिहार में लगभग हर साल बाढ़ आती है। कब कोसी नदी का पानी का स्तर बढ़ जाएगा कोई भरोसा नहीं, इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं महानदी मध्य प्रदेश के रामपुर ज़िले में स्थित सिहावा पहाड़ी। यहाँ पे आप मध्य प्रदेश की जगह छत्तीसगढ़ कर लीजिएगा, क्योंकि वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में आता है। सिहावा पहाड़ी के समीप एक स्थान है धमतरी के पास ही है ये सिहावा पहाड़ी, वहाँ से महानदी निकलती है और जाके कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में ये भी गिरती है, ठीक है ना। तो इसके मेन एरिया कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, महानदी के बारे में, ठीक है। मध्य प्रदेश का थोड़ा बहुत कुछ हिस्सा है, ज़्यादा हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ये सिहावा की पहाड़ी आप ध्यान रखिएगा जहाँ से महानदी निकलती है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं चंबल की नदियाँ। तो चंबल नदी ये अब अपनी जितनी भी नदियाँ हैं ये सब अपने मध्य प्रदेश के निकट की नदियाँ हैं। अभी हम जो पढ़ रहे थे वो उत्तर भारत की सारी नदियों के बारे में हमने पढ़ा था, और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो मध्य भारत, और इसके बाद हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की सारी नदियों के बारे में, ठीक है। अभी हमने अगर ये अब थोड़ा सा अपने इंडिया का नक्शा इमेजिन करो, तो अभी हमने उत्तर वाले एरिया का पूरा नदी के बारे में पढ़ा, अब हम मध्य एरिया के बारे में जितनी नदी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दक्षिण भारत के बारे में पूरी नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं चंबल नदी मध्य प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट नदी में से एक है, और मध्य प्रदेश के महू के निकट स्थित जाना पावा पहाड़ी आप ध्यान रखिएगा, जहाँ से चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये यमुना नदी में जाके मिल जाती है। तो चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी, ठीक है। इंदौर के पास स्थान है, इंदौर के पास से निकलती है ये,
ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। आगे अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा ये सारी नदियाँ। चंबल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, देख लेते हैं। जैसे कि चंबल नदी को चरमावती भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन MPPSC में पूछा जा चुका है, MPPSC में, इसलिए मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया कि इसको चरमावती भी कहते हैं। और यह नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। तो यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी, ये हमने ऊपर भी देख लिया था। इस नदी पर 4 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। हालांकि विद्युत परियोजना और इन सब की मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन फिर भी ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं थी जिनके बारे में मैंने आपको यहीं पे बता दिया। कौन कौन सी? गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, ये तीनों चंबल नदी पे हैं। और एक कोटा बैराज, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कोटा शहर जो है राजस्थान कोटा, वो भी यहीं पे चंबल नदी के पास ही स्थित है, ठीक है ना। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। किस नदी पे हैं? चंबल नदी पे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बनास नदी, क्षिप्रा नदी, काली सिंध, पार्वती, छोटी काली सिंध, कूनो इत्यादि चंबल की सहायक नदियां हैं। तो ये सारी नदियां कौन सी हैं? चंबल की सहायक नदियां हैं। चंबल की सहायक नदियां कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम में, रेलवे में भी पूछा जा चुका है और कई अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चंबल नदी इनमें से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, बनास नदी, क्षिप्रा नदी, काली सिंध, पार्वती, छोटी काली सिंध, कूनो, ये सारी नदियाँ चंबल की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, चंबल की सहायक नदी। इनको आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। क्षिप्रा नदी भी इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षिप्रा नदी के बारे में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी सबसे इम्पोर्टेंट नदी है मध्य प्रदेश की और अपने भारत की भी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ से निकलती है और ये खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। नर्मदा नदी के बारे में कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, फर्स्ट नंबर पे आती है और अपने भारत की 5वें स्थान पे सबसे लंबी नदी है, 5वें नंबर पे है इंडिया में, ठीक है। और मध्य प्रदेश में पहले स्थान पे, सबसे बड़ी नदियों में से एक है, सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। और नर्मदा नदी के बारे में एक और बात मैं आपको बता दूं कि नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दोनों के बीच से होकर निकलती है। सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में है और नीचे साइड सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ हैं और इन दोनों के बीच से भ्रंश घाटियों से होते हुए नर्मदा नदी बहती है और जाके बाद में अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। और इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ वीडियो में, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, यहीं से नर्मदा नदी निकलती है और जाके यहाँ पे अरब सागर में गिरती है, ठीक है। खंभात की खाड़ी या फिर अरब सागर आप बोल लो, यहाँ पे जाके नर्मदा नदी गिरती है, ठीक है। और अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी भी निकलती है, एक नदी और है, सोन भी निकलती है, लेकिन सोन जो है वो गंगा नदी में जाके मिल जाती है, बिहार के समीप गंगा नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। और इसके बारे में आगे 1-2 पॉइंट्स हैं, वो हम देख लेते हैं। क्या पॉइंट्स हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा को कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है तथा भारत की 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। और सहस्त्रधारा जलप्रपात, दर्घी जलप्रपात, कपिलधारा एवं दुग्धधारा जलप्रपात, ये सारे किसमें हैं? ये नर्मदा नदी पर ही स्थित हैं। इसमें से दुग्धधारा जलप्रपात सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि कहाँ है? जबलपुर के पास है, भेड़ाघाट है ना, वहाँ पे आप जानते होंगे। धुआंधार, दुग्धधारा, ये सब जबलपुर भेड़ाघाट के पास स्थित है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और नर्मदा नदी के बारे में और कुछ फैक्ट हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि नर्मदा तथा ताप्ती नदी ऐसी 2 नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। भारत की मैक्सिमम नदियां जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, मतलब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पे जाती हैं। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो ऐसे बहती हैं। और इनके बारे में एक और खासियत है कि ये अपने मुहाने पर जहाँ पे गिरती हैं, ये अरब सागर के पास, वहाँ पे एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कुछ नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं और कुछ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा
कि नर्मदा किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों नदियाँ, ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट 10 टाइम्स पूछा जा चुका है, मैंने कई एग्जामों में ये क्वेश्चन देखा है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती, और जो एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा एवं ताप्ती। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से निकलती है, ठीक है। आपने एक मूवी आई हो थी मोहनजोदाड़ो, उसमें आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट नदी हम देखते हैं। नेक्स्ट है सोन नदी। सोन नदी भी मैंने बताया कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है सोन नदी भी, और गंगा नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है, बिहार के पास ये जाके मिल जाती है। इसका एरिया उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। इतना ही इसमें जानने का है, बाकी इसमें ज़्यादा, हाँ एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा आप कि इस पर एक बहुत बड़ी विद्युत परियोजना चलती है, सिंचाई परियोजना भी चलती है, बाणसागर परियोजना है, जो कि एमपी, बिहार, यूपी, ठीक है, और झारखंड, इन 4 स्टेट इससे लाभान्वित हैं। सोन नदी में जो बाणसागर परियोजना है, तो ये इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और आपका कौन सा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे बाणसागर परियोजना सोन नदी पर ही चल रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। ओके, नेक्स्ट है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, बैतूल के पास मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। बैतूल के पास मध्य प्रदेश में मुल्ताई नामक स्थान है, वहाँ से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। खंभात की खाड़ी कहाँ है, मैंने आपको बताया था मैप में। खंभात की खाड़ी अगर आपको याद हो तो ये, अगर हम गुजरात वाला एरिया माने तो ये यहाँ पे गुजरात वाले एरिया के नीचे यहाँ पे खंभात की खाड़ी वाला स्थान था, और इधर साइड अरब सागर, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि खंभात की खाड़ी कहाँ पे है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ इस पर आप ताप्ती में ध्यान रखिएगा, सूरत एक स्थान है गुजरात के पास है, वहाँ सूरत है, वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा अगर कभी पूछ लेता है तो। माही नदी, माही नदी के बारे में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है माही नदी और खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, वो मैं आपको विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों पर्वत श्रेणियाँ भी मैप में दिखाऊंगा, और ये सारी नदियाँ जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं कहाँ कहाँ से निकल रही हैं मैप में, वो भी मैं आपको भी दिखाऊँगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, माही विंध्याचल पर्वत श्रेणी और कहाँ, खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं, बेतवा नदी। बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है बेतवा नदी भी, और यमुना नदी की सहायक नदी है, यमुना नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी, और जाके यमुना नदी में मिल जाती है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पास से निकलती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है साबरमती। साबरमती नदी उदयपुर जिले के दक्षिण पश्चिम से निकलती है, ठीक है, और कच्छ के रण में, कच्छ का रण कहाँ पे है, गुजरात के पास है, वहाँ पे जाके ये नदी, इसका मुहाना है, वहाँ पे जाके ये नदी गिर जाती है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, साबरमती, ठीक है। साबरमती गुजरात के पास में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ पे है, अजमेर के पास है, अजमेर में जिला स्थित नाग पहाड़ियाँ अरावली पर्वत श्रेणियों के पास से निकलती है ये। अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, वो भी मैं आपको आगे मैप में दिखाऊंगा अभी। और आपको इन नदियों में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये नदी कहाँ से निकलती हैं, किस स्थान पे हैं, और कहाँ इनका मुहाना है, कहाँ जाके ये नदी गिरती हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो जैसे लूनी हो गया, साबरमती हो गया, इन सब में आपको ज़्यादा सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कहाँ इनका उद्गम है, कहाँ इनका मुहाना है, ठीक है। और अजमेर के पास है, और कच्छ के रण में जाके ये नदी गुजरात के पास वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ। अब दक्षिण भारत की कुछ विशेष नदियाँ हैं जिनको हम देखेंगे। दक्षिण भारत की नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, ये सारी, तुंगभद्रा नदी, ये सारी नदी कहाँ की हैं, ये सारी नदियाँ हैं दक्षिण भारत की नदियाँ, इनको हम देख लेते हैं। तो इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी नासिक के समीप महाराष्ट्र में एक स्थान है नासिक, वहाँ पे दक्षिण पश्चिम में एक गांव है, वहाँ से निकलती है, ठीक है, नासिक से निकलती है। अगर आपसे कोई पूछे कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र में नासिक के समीप निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है ना। ओके, इतना आपको ध्यान रखना है। और कुछ इसके फैक्ट हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है, गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप अच्छे से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अब मैं आपको मैप में सारी नदियाँ दिखाता हूँ जिनके बारे में मैंने भी पढ़ाया आपको, ठीक है। तो उनमें से जैसे कि अमरकंटक की पहाड़ियाँ ये हो गई, यहाँ पे हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ, ध्यान से देखिएगा। विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ अपने मध्य प्रदेश में इस स्थान पे हैं, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ इस स्थान पे हैं। इन्हीं दोनों के बीच से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच से
और ये अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में भी आप थोड़ा सा जान लो। अरावली पर्वत श्रेणी पूरे विश्व की लगभग सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है और अपने भारत की तो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी ही है। और ये हिमालय से भी प्राचीन है। हिमालय तो नवनिर्मित है। हिमालय अगर कभी क्वेश्चन आता है, हिमालय नवनिर्मित पर्वत श्रृंखला है, लेकिन अरावली जो है वो हिमालय से भी पुरानी श्रेणी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार मिल चुका है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है और हिमालय जो है वो हिमालय नवनिर्मित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। ओके, और इस पे ये ताप्ती नदी मैंने आपको बता दिया था। महानदी के भी बारे में हमने चर्चा करी थी। ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखते हैं अगला क्या है। अगला है कृष्णा नदी। ठीक है, मैं आपको गोदावरी नदी भी दिखा देता हूँ यहीं पे। ये गोदावरी नदी महाराष्ट्र के समीप नासिक से निकलती है और जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी जस्ट उसी के नीचे और कावेरी नदी उसके नीचे। तो आपको इनका क्रम याद रखना है, पहले गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी। ठीक है, कभी कभी क्रम पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ऊपर से नीचे की ओर इनका क्रम, गोदावरी, कृष्णा, फिर कावेरी। ठीक है, कृष्णा नदी महाबालेश्वर के समीप पश्चिम घाट के पहाड़ों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? आपको महाबालेश्वर याद रखना है। कृष्णा नदी के बारे में महाबालेश्वर याद रखना है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, महाबालेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। फिर अगली नदी कौन सी है? अगली नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी भी इंपॉर्टेंट नदी है, दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। जैसे कि कावेरी नदी के बारे में, कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? कर्नाटक स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है कावेरी नदी और बंगाल की खाड़ी में जाके ये भी गिरती है। ठीक है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और कावेरी नदी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हमेशा न्यूज़ में भी बना रहता है और हमेशा कई बार पूछा भी जा चुका है। जैसे कि कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के राज्यों में गंभीर विवाद चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये नदी जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होते हुए निकलती है, इसलिए इन दोनों राज्यों में इसके जल को लेके हमेशा विवाद बना रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको आप इम्पोर्टेंट टिक कर लो। ओके, अब कुछ नदियां हैं जो छूट गई थी जिन्हें मैंने शामिल किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा हो कि ना बने, इसलिए मैंने सभी नदियों को इंक्लूड किया है इसमें। क्षिप्रा नदी आपको पता है उज्जैन के पास से निकलती है। यह भारत की पवित्र नदियों में से एक है जो उज्जैन में कुंभ मेला इसी नदी के किनारे लगता है। आपको पता है कुंभ मेला भारत में 4 जगह लगता है, आपके उज्जैन में क्षिप्रा नदी के बगल में, और आपका यूपी में संगम है ना, इलाहाबाद में, और हरिद्वार में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, और कुंभ का मेला यहाँ पे लगता है। और यहाँ पे महाबालेश्वरम भी है। महाबालेश्वरम जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं अपने भारत में, उनमें से महाबालेश्वरम भी यहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। और क्या है? यह इंदौर एवं देवास के मध्य क्षिप्रा नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, इनमें तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा ये साउथ इंडियन नदी है, दक्षिण भारत की नदी है। ये नदी दक्षिण भारत में बहने वाली एक पवित्र नदी है। यहाँ कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में बहती हुई आंध्र प्रदेश में एक बड़ी नदी कृष्णा नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो तुंगभद्रा नदी किस नदी से जाके मिल जाती है? कृष्णा नदी से जाके मिल जाती है। कृष्णा नदी के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है डिटेल से। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं हुगली नदी। हुगली नदी बंगाल आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल कोलकाता के पास से निकलती है। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास से निकलती है, कोलकाता शहर इसके पास में है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलकाता शहर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो हुगली नदी आप बताइएगा। ठीक है, और ये गंगा नदी की एक सहायक नदी है, गंगा नदी में जाके हुगली नदी मिल जाती है। बस आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है ना, फिर अगली नदी हम देख लेते हैं, और ये बंगाल की खाड़ी में जाके अंतिम में मिल जाती है। ठीक है, फिर अगली नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है। झारखंड में एक एरिया है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर क्षेत्र से वहीं से निकलती है ये दामोदर नदी और पश्चिम बंगाल में पहुंचती है और हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पूर्व उससे मिलती है। ठीक है, तो हुगली नदी जब बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, मतलब समुद्र में मिलने वाली होती है, उसी समय दामोदर नदी उससे मिलती है। ठीक है ना, वहाँ से दोनों नदियाँ एक नदियाँ हो जाती हैं और जाके समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और अपना प्यार और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको ऐसे नई नई वीडियो अपडेट करता रहूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।